नमस्कार। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने आज लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा शुरू किया गया है। बता दें कि इस अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में 2000 के लगभग सम्मेलन होंगे, जहां मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाली मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले अपने साइलेंट मतदाताओं यानी यूपी में मुस्लिम वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन को बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेएम लीड कर रहा है। इस कार्यक्रम का स्लोगन दिया गया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के तहत जिले जिले की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। पीएम मोदी को शुक्रिया कहने वाली ये मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी होंगी। साथ ही दूसरी मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योगी सरकार के डाटा के मुताबिक करीब 3 करोड़ मुसलमानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। 3 करोड़ मुसलमानों में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम महिला लाभार्थी हैं। बीजेपी की कोशिश इन्हीं मुस्लिम महिला लाभार्थी के जरिए दूसरी मुस्लिम महिलाओं का वोट पाने की है। यूपी में इस नाम से 2000 सम्मेलन आयोजित होंगे, जहां मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाली मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी का शुक्रिया भाईजान कहेंगी। बीजेपी मुस्लिम समाज के बीच सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। ये रणनीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के अलावा पसमानदा मुस्लिमों की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है। पसमानदा मुस्लिमों को लेकर पार्टी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने 2022 में ही पसमानदा मुस्लिम मोर्चा के रूप में अपने एक अलग विंग का गठन कर दिया था। यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे दोहराने के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 3 मोर्चों को एक्टिवेट कर चुकी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 15 जनवरी से देश में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बीजेवाईएम का अधिवेशन कानपुर में होगा। इसी तरह पार्टी के एससी मोर्चे का अधिवेशन आगरा में होगा, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री लोकसभा चुनावों से पहले आजमगढ़, लखनऊ और अलीगढ़ में रैलियां करेंगे। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी कार्यरत लगा रही है। हालांकि पार्टी ने इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि राम मंदिर और धारा 370 जैसे दशकों से लटके मुद्दों पर अंजाम तक पहुंचाने के बाद पार्टी अपनी लोकप्रिय योजनाओं के दम पर चुनावी नतीजों में खुद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। इस मुहिम में पार्टी के टॉप टू बॉटम नेता, खासकर जनप्रतिनिधि, सभी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। 20 फरवरी तक सभी 20 क्लस्टर में प्रभुजन सम्मेलन होंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत केंद्र के अन्य नेता शामिल होंगे। बीजेपी 403 विधानसभा और 80 लोकसभा क्षेत्रों में कॉल सेंटर संचालित करेगी। इनका उपयोग केवल सूचना देने का नहीं होगा, बल्कि राजनीति के लिए भी होगा। बीजेपी के तमाम कार्यक्रम को कॉल सेंटर के जरिए जनता को बताया जाएगा। बीजेपी के नए क्लस्टर प्रभारियों की बैठक 16 जनवरी को दिल्ली में होनी है। यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्रों को 20 क्लस्टर में बांट दिया गया है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने क्लस्टर में 4 लोकसभा क्षेत्र शामिल किए हैं। इस मुहिम से इतर बीजेपी के अन्य नेता भी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले अपने साइलेंट मतदाताओं यानी कि यूपी के मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि अपने पक्ष में वोटरों को लाने के लिए बीजेपी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसे शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन के नाम से जाना जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे लोकतंत्र में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी मौजूद हैं। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक खान जी भी मौजूद हैं। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजलुद्दीन अहमद जी मौजूद हैं। फजलुद्दीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अश्विनी जी, देखिए मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो शुक्रिया भाईजान सम्मेलन है आखिर इसका मकसद क्या है? नलिनी जी, आज मकर संक्रांति के अवसर पर आपको और हमारे साथी पैनलिस्टों को और समस्त देशवासियों को आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है नलिनी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारे के वजह से आज विपक्ष में इतनी खलबली है कि हम कुछ भी करते हैं तो एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही। तो क्या हम प्रदेश का, देश का विकास करना बंद कर दें? उसी की कड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी 2014 तक सत्ता में नहीं थी केंद्र में जी, तो यही कांग्रेस के जो है लोग और समाजवादी पार्टी यानी कि विरोधी दलों के लोग कहते थे, अरे भाई भाजपा को मत ले आना, मुसलमान भाइयों भाजपा आ जाएगी तो मार डालेगी, काट डालेगी, तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने देगी। और ये डरा और दहशत का माहौल बनाकर ये लोग वहां रखते थे, जिसके वजह से एक खाई खुद गई थी जी। तो उसी लिए एक नारा दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और उसका बदला हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जी, हमको 2 चुनाव से 8% वोट देकर नलिनी जी कर रहे हैं। 8% वोट, बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका 8% वोट भी नहीं है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 2% वोट नहीं है और हम 8% वोट पा रहे हैं मुसलमानों का जी। तो ये हमने सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास के तहत ये काम किया है कि जिसके लिए हम कुछ शौचालय भी हमने दिया। 3 तलाक का इतना बड़ा मुद्दा इन लोगों के बस का नहीं था। वो जुल्म और सितम जो महिलाओं के साथ होता था उसको हटाना, शौचालय सफाई अभियान, सड़कों पर महिलाएं जाती थी, राशन, मकान महिलाओं के नाम से, आधी आबादी के नाम से, आयुष्मान कार्ड में देखिए किस तरीके से हमारी बहनें इस समय जो जाकर बड़े बड़े अस्पतालों में अपने परिवार का अपना इलाज करा रही है जी। SHG जो स्वयं सहायता समूह है नलिनी जी, उस स्वयं सहायता समूह में गांव-गांव की महिलाएं इस समय जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कृषि से हो या कौशल विकास की योजनाओं से हो, आच्छादित है वो। मुद्रा लोन मिला 48 करोड़, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूं। इस समय स्थितियां एकदम विपरीत है और सभी 140 करोड़ लोग हमारे भाई है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा चरितार्थ करते हैं। प्रखर जी, देखिए अश्विनी जी ने सीधे तौर पे कह दिया कि बाकी किसी भी सरकार की बस की बात नहीं थी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करना। हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, सारे काम भी उन्होंने अभी तक गिना दिया है। बहरहाल देखिए, हमेशा से ये देखा गया है कि कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें, आप लोग का मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक विशेष महत्व रहता है। ऐसे में अब बीजेपी भी अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? देखिए, सबसे पहले इनके भाईजान के लिए बताएं, इनके भाईजान तब शांत रहते हैं जब इनके रमेश बिदूड़ी जैसे सांसद संसद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है उस पर। क्यों नहीं करी? भाईजान कहां चले गए? इनके सांसद तेजस्वी सूर्या ने अरब की महिलाओं पर क्या बोल दिया था? इनके एक नेता हैं जो दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज से आप सब्जी तक नहीं खरीदिए। तो देखिए, इनका सामने करनी और कथनी में बहुत अंतर है कि चाहे जितना वो कर ले। और इन्होंने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, कहा कि आयुष्मान योजना, तो आयुष्मान योजना में कैग की रिपोर्ट है, 1 नंबर पर लाखों लाभार्थी जोड़ दिए हैं। तो घोटाले इनको नहीं दिख रहे हैं? इतने घोटाली सरकार है। आप बताइए, 42% युवा इस देश का, वो हर उसमें सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। 25 साल तक का जो युवा है वो 42% बेरोजगार है जी। तो इनका सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है। ये देखिए, झूठे लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन प्रखर जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि 3 करोड़ मुसलमानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अरे जब मैंने बता दिया आपको सीधे सीधे, इन्होंने जितनी योजनाओं बोला,
42% अगर युवा 25 साल का बेरोजगार है तो कितना, किसको क्या मिल गया? मैं तो ओवरऑल बात कर दे रहा हूं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तो उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी है जी। तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी ये कह रही है, ये बीजेपी ये बात सरासर गलत कह रही है कि 3 करोड़ मुसलमानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आप इस चीज को नहीं मानते हैं? 140 करोड़ को तो मिल नहीं रहा है, उसमें तो 3 करोड़ अपने आप आ गए। चलिए, इस 140 करोड़ के आंकड़े पे भी आऊंगी। हमारे साथ सपा से तारिक जी मौजूद हैं। तारिक जी, हमेशा से देखा गया है कि आपकी जो पार्टी यानी कि सपा जो है वो मुस्लिम और यादवों को बहुत साधती है। MY की राजनीति हमेशा से सपा में देखी गई। अब ऐसे में बीजेपी भी अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है। पसमानदा की बात सिर्फ हमेशा से बीजेपी ही करते आई है। ऐसे में 2024 में कहीं ऐसा ना हो सर कि आपका वोट बैंक दरक जाए। पसमानदा कहाँ कोई है? मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति है ही नहीं, गरीब किसान यही लोग जाती है, तो पसमानदा है कौन? पहले ये बताएं। पूरा मुसलमान बैकवर्ड है, पहली बात तो ये। जो बलात्कारी थे बिल्किस बानो में, वो संस्कारी हो गए, भाजपा ने लिख के दिया। तो भाईजान कहाँ गए थे? मर गए थे क्या कहीं? बिल्किस बानो भाई बहन नहीं है इनकी, क्योंकि वो मुसलमान है। यही तुष्टीकरण करके, यही तो इनका मेन एजेंडा है। मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेंगे ताकि दिखाएं कि हम मुसलमानों को दबा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब दीजिए आप। क्यों आपकी सरकार ने लिखित में दिया कि वो लोग संस्कारी थे? उसका एक बच्चा पेट में ही मार दिया, और उसके सामने उसके पूरे परिवार को 11-15 लोगों ने बलात्कार किया उसको। कठुआ में क्या हुआ? आपके बीजेपी के MLA ने समर्थन में रैली निकाली, जो 8 साल की बच्ची का रेप करके जान से मार डाला। तब भाईजान कहाँ गए थे? किस बिल में घुसे थे भाईजान? भाईजान करेंगे। मुसलमानों को के ऊपर जितना जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आज तक कभी नहीं। लेकिन मोदी जी तो हमेशा से बात करते हैं सभी के साथ सभी के विकास की। मोदी जी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। 3 करोड़ लोग ये बता रहे हैं मैम जी। क्या 3 करोड़ लोगों ने टैक्स नहीं दिया? क्या किसके लिए ये बता रहे हैं स्पेशल कर दिया? मुसलमानों का बजट जो केंद्र सरकार का था वो 40% कम किया। आप पता तारिक जी, यूपी सरकार ने एक डाटा भी दिया। यूपी सरकार ने कहा है कि 3 करोड़ मुसलमानों में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं की। 3 करोड़ और 5 करोड़ मुसलमान थे जी। मुसलमानों के लिए वो जो मुसलमानों को आप दे रहे योजना वापस, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया क्या? वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? टैक्स पेयर नहीं थे क्या? क्या अलग से क्या दे दिया मुसलमानों को आपने? कौन सा एहसान किया मुसलमानों को? साबुन, माचिस, तीली, कंघा सब खरीदा, उन्होंने टैक्स किया, वो हिंदुस्तान के नागरिक है रजिस्टर्ड। कौन सा आपने एहसान किया? एहसान पता है क्या किया आपने? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया, ये एहसान किया आपने उनके ऊपर। और आपने उनका 40% केंद्र सरकार ने बजट कम कर दिया। स्मृति ईरानी ने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी का बजट 3500 करोड़ था, आज 1600 करोड़ है योगी आदित्यनाथ का। ये एहसान किया उन्होंने। लेकिन तारिक जी, अगर इतनी सारी दिक्कतें बीजेपी में हैं, तारिक जी अगर इतनी सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो जनता बार बार चुन के भारतीय जनता पार्टी को क्यों ला रही है? आप लोग क्यों नहीं आ रहे जीतकर? आपने मुसलमानों की बात की जी, और ये बता रहे हैं कि मुसलमान इनको 8%, 12%, 100% वोट दे रहा है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती हैं, मोदी जी को भाईजान मानती हैं। बहुत पसंद करती हैं, बहुत पसंद करती है। तभी बिल्किस बानो को रेपिस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान थी, और कहा कि वो संस्कारकारी ब्राह्मण थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, जब बात मुस्लिमों की होगी तो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। फाजिल जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि पहले मंदिर अब पसमानदा और अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश में है बीजेपी, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी जब कर्नाटक के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे जी। जब तेलंगाना के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं हम पसमानदा को रिजर्वेशन दे देंगे। पहले से ही पसमानदा को रिजर्वेशन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। मंडल कमीशन जब से लागू हुआ तब से पूरे देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। कोई उसमें किसी को एहसान करने की जरूरत ही नहीं जी। और अब दूसरी बात हम बता रहे हैं, मुस्लिम बहनों को भी छोड़ दीजिए, ओबीसी, SC, ST, BHU के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम बता रहे हैं आपसे कि BHU के अंदर हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ
और सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, उनके कपड़े उतार करके उनका वीडियो बना करके उसको भी वायरल किया गया। और किसने किया मालूम है आपको? बीजेपी आईटी सेल के वो नेता थे वो लोग, कोई आम आदमी नहीं थे। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार इतना बड़ा बात करती है, इतना दम भरती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, 4 महीना तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। पूरा बीएचयू हफ्तों दिन बंद रहा, सारे स्टूडेंट सड़कों पे रहे, और पूरे देश की मीडिया, सोशल मीडिया में जब बात पूरी फट गई तो 4 महीना के बाद करके एफआईआर लॉन्च किया, और अभी भी उसको बचाने का काम चालू है। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि बिल्किस बानो का, सुप्रीम कोर्ट को ये लोग नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निर्वाचन आयोग के सदस्य से निकाल दिया, चुनाव आयोग के सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। संविधान को मानने वाले ये लोग हैं। ये लोग बाबा साहब की सपनों का भारत बनाएंगे जी। क्या कारण था कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त को चुनाव कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का संवैधानिक सर्वोच्च पद है, उनका इतना बड़ा अपमान कर दिया इन्होंने, और कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग। लेकिन फाजिल जी देखिए, बीजेपी हमेशा से बात कहती नजर आई है कि हमारे अलावा किसी और भी पार्टी ने पसमानदा की बात नहीं की है। उन्होंने यही मुद्दा ही उन्होंने यही उठाया कि पसमानदा की बात सिर्फ बीजेपी करती है। दलित इस देश 2022 में उन्होंने मुद्दा उठाया था पसमानदा मुसलमानों का। मंडल कमीशन किसने लागू किया जी? किसने दिया मुसलमानों को रिजर्वेशन? पिछड़ी जाति के मुसलमानों को किसने रिजर्वेशन दिया? मंडल आज से कोई नया बात है? जब से मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ तब से रिजर्वेशन मिल रहा है। और इंदिरा आवास योजना में क्या मुसलमानों को आवास नहीं मिलता था? जी। तो जो कुछ प्रक्रिया है, और आप संवैधानिक पद पर बैठ करके ये बात बोले और कह रहे कि 4 करोड़, आपने भी कहा कि 2 करोड़ शायद महिलाओं को हमने आवास दे दिया। आपको मालूम है वो पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी मुसलमान की कितना है? मालूम है आपको? जी। कितना है जरा बताइए। सर देखिए, आंकड़ों पर मत जाइए, मैं तो वही डाटा आपको बताऊंगी ना। सुनिए सुनिए सर, 4 रुपया की दवाई को 14 आदमी नहीं बांट सकते। देखिए फाजिल जी, मैं या आप ये बात नहीं कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। अश्विनी शाही जी बैठे हैं, पूछिए आप। उनकी पार्टी ये दावा कर रही है 3.5 करोड़ है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनकी पार्टी कह रही है कि 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं केंद्र सरकार की तमाम परियोजनाओं का फायदा लाभार्थी हैं। सीधे सवाल पूछिए ना सर। लीजिए कि जिसकी टोटल आबादी है 3.5 करोड़ है, उसको 1.5 करोड़ आवास बांट दिया इन लोगों ने। चलिए अश्विनी जी जवाब दीजिए, जिसकी टोटल आबादी ही 1.5 करोड़ है, वैसे आप लोगों ने कैसे आवास बांट दिया 3 करोड़ लोगों को? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी पर उठाया गया है। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हमने 3 करोड़ आवास बांट दिया, मुस्लिमों को बांट दिया जी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 19% के आसपास है लगभग, और उनको हर योजना का 35 से 45% का लाभ मिल रहा है। अब उस हिसाब से कर लीजिए। हमने तो उत्तर प्रदेश में कहा ही नहीं 3 करोड़ बांट दिया। लेकिन तो सर चुनाव से पहले कभी भी मुसलमानों की बात नहीं होती है। और अभी फाजिल जी ने भी एक सवाल उठा दिया कि कर्नाटक चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिमों का मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा। अब आप लोग मुस्लिम के रिजर्वेशन की बात करेंगे, चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग पसमानदा की बात करेंगे। या तो 2022 में पसमानदाओं की बात हुई थी या 2024 में पसमानदाओं की बात हो रही है। जवाब तो सुन लीजिए। जी सर, जी बिल्कुल बताइए सर। देखिए 3 लोग हैं और मुझे सारे जवाब देने पड़ेंगे। सभी लोगों के तीर हमारे तरफ चलेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। नहीं अश्विनी जी, मैं तीर बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। देखिए प्रवक्ताओं ने सवाल पूछा, मैं वो सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। जी बिल्कुल। हाजिल भाई भी जो है हमारे विरोधी दल के ही नेता हैं जी, वो हमारे मित्र भी हैं। ऐसा नहीं है, तो वो सरकार से सवाल पूछेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि 45 लाख में मकान हमने बांटे उत्तर प्रदेश में, उसमें 35% से 40% मुसलमानों को मिला है, सर्वविदित है, हमने दिया है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और आपने जो कहा मुसलमानों की बात, ये संविधान की बात तब तक कर रहे हैं। देखिए तीनों लोगों ने मुद्दे की कोई बात नहीं की। ये बलात्कारी और बिल्किस बानो और कहाँ गए, चलिए मैं उसका भी जवाब दूंगा इनको। ये सारे मुद्दे नहीं है सर। इमराना को ये लोग भूल गए। अश्विनी जी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं। जो भी तमाम मुद्दे विपक्षी दलों ने उठाए हैं, विपक्षी दलों के प्रवक्ता ने उठाए, आप कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे नहीं, सिर्फ इधर उधर की बात है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं इमराना को ये लोग भूल गए। वो इमराना कांड उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं लोगों की सरकारों में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जी। उसको नहीं याद करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि हमने उनको मकान दिया। दूसरा, अब मैं संविधान की रक्षा की बात करते हैं। ये हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके ही नेता राहुल गांधी हर जगह लोकतंत्र की हत्या,
और तारिक भाई के भी अध्यक्ष कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। जी। तो क्या संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण है? तो बता दें, वो 4% जो कर्नाटक में हम देते थे चालू करा देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण अगर कहीं हो तो हम संविधान के रक्षक भी हैं। हमारी पूरी बात सुना जाए नल्ली जी तो जवाब आएगा जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और अभी तारिक भाई गिना है, अभी को अपने लोगों का घोटाला नहीं दिखता है। कितने घोटालों के ही जमीन पर ये लोग खड़े थे समाजवादी हाँ, तारिक जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगी कि तारिक जी अपनी बात रखें। जी ऐड कर लीजिए, इसी में जवाब भी दे दीजिएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, मगर आप तो अभी बता रहे हैं कि हमने मुसलमानों को, चिल्ला सकते हैं आप कि हमने इतना घर दे दिया, उतना घर दे दिया जी। हमने ये क्यों नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान के नागरिकों को घर दिया है? जवाब लीजिए ना, हमारा जवाब लीजिए। हाँ, नहीं पूरा सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना। जी आप ही को जवाब बोले। क्यों बता रहे हैं? क्यों पंडित ठाकुर करते हैं? क्यों जब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो पंडित ठाकुर और बैकवर्ड देख के बनाते हैं? पहला सवाल। क्यों यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हमने 2.5 करोड़ घर दे दिया? ये वो क्यों नहीं कह रहे कि एक एक हिंदुस्तान के नागरिक को दिया घर हमने? तब एक तरफ सीट भी मेरी, पद भी मेरी, वहां जाके कहेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और वोट टोटल धर्म के आधार पर मांगेंगे। कुछ नैतिकता बची है इसमें? संविधान नहीं आ रहा है, इसमें नैतिकता आ रही है। अब जवाब कुछ नैतिकता जी अश्विनी जी जवाब दीजिए। जी जवाब ले लीजिए। तारिक भाई देखिए, तारिक भाई हमने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि तारिक खान भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अखिलेश यादव ही होंगे, उनका बेटा ही होगा, आप नहीं होंगे। अब भले हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसमें ठाकुर भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, ओबीसी भी होगा, सब लोग होंगे हमारे यहाँ। लेकिन तारिक खान कभी सोच भी नहीं सकते सपने में कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। ये आपकी बात मैं कर रहा हूँ। और धर्म के आधार पर कहीं संविधान में नहीं है, उतर भले ही आप कुछ कर लीजिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, नलिनी जी तेजस्वी सूर्या ने कोई बयान दे दिया, उस पर कहा था। मैं भी याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी तो कहते थे कि लड़कियां छेड़ने जाते हैं हिंदू मंदिर में। राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए भाई, क्यों हिंदू बनते हैं? पारसी खानदान के चश्मो चिराग आज अपने आप को कहते हैं हम खुद हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। लेकिन अश्विनी जी बीजेपी इससे, देखिए मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। बीजेपी हमेशा से खुद को हिंदुत्व की पार्टी बताती रही है। बीजेपी खुलकर कहती है कि हमारा एजेंडा हिंदू है, तो ऐसे में आप दूसरी पार्टी पे कैसे सवाल उठा रहे हैं सर? नहीं, हमें गर्व है। जैसे ही चुनाव आए आप लोग भाईजान अभियान चला रहे हैं। इससे पहले कभी बीजेपी ने भाईजान बनने की कोशिश क्यों नहीं की सर? मुझे बोलने दिया जी बिल्कुल, बोलिए अश्विनी जी। सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो जवाब। चलिए अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। प्रखर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उनके पास मैं जाऊंगी। प्रखर जी, मैंने सबको धैर्य से सुना, क्यों आप लोग विचलित होते हैं? अगर पर्सनलाइज कमेंट करेंगे तो मैं करूंगा। नहीं, आप मुझे तर्कों से काटिए, पर्सनलाइज है, आप तर्कों से काटिए। प्रखर जी, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बोलेंगे तो आपको देखिए, मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, एकदम बुरा नहीं लगेगा। आप आइए ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप नहीं, मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। नहीं, मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा किसने बोला था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। आप मेरी बात का जवाब देना चाहेंगे या कुतर्क करेंगे? ये बताइए, बात का जवाब देंगे? तथ्य नहीं है प्रखर जी तो मत बोलिए, तथ्य नहीं है तो शांत हो जाइए, तथ्य नहीं है तो शांत हो जाइए। अरे सुन लीजिए, तथ्य नहीं तो शांत हो जाइए, तथ्य नहीं तो शांत हो जाइए। जवाब सुन लीजिए। अपने शब्द वापस। नलिनी जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। जी प्रखर जी मैं गुजारिश करूंगी सर, एक सुन लेते हैं फिर प्रतिक्रिया देंगे। जी बिल्कुल। नहीं प्रखर जी देखिए, अश्विनी जी इस प्रकार से पर्सनल कमेंट्स ना करिए, बताइए। नलिनी जी देखिए, तर्क नहीं है तो सुनने का मादा नहीं है, और मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी बातों का तर्क नहीं सर, देखिए इस तरीके से बहसबाजी होगी, महज रिपोर्ट डिबेट नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश करिए अश्विनी जी। हिम्मत हो हमारी बात को चलिए अश्विनी जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मैंने आपको बहुत मौका दिया। प्रखर जी देखिए, मेरा आपसे सवाल है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रखर जी, शुक्रिया भाईजान को आखिरकार विपक्ष कैसे देख रहा है, इसी पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। प्रखर जी देखिए, मेरा सवाल आपसे है, जिस प्रकार से एक तरफ आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ अब बीजेपी की कवायद शुरू हो गई है पसमानदाओं को साधने की और अल्पसंख्यकों को साधने की, ऐसे में कहीं आप लोगों की मुश्किलें बढ़ ना जाएं सर? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर और अब पसमानदा और फिर मुसलमान, ऐसे में सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
देखिए मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे जी। पहले राम मंदिर पर आ जाते हैं। अश्विनी जी मैं गुजारिश करूंगी सर, मैंने आपको मौका दिया है, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी बोलने का। हमारे बीच में बोले, मैं बोलने नहीं दूंगा कांग्रेस को। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी। अश्विनी जी मैं आपको मौका दूंगी सर, और बिल्कुल आपकी बात संयम रखकर सुनी जाएगी। मैंने कहा उन्होंने क्यों हमारे बीच में, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। पर्सनलाइज कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनलाइज कमेंट करूंगा, आपको बुरा लगेगा। फिर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा और इनको बोलने नहीं दूंगा। निकाल दो तो रडार ये पकड़ बता नहीं दें पाएगा। हमको कि फिर मैं बताऊंगा का आपके नेता पोता बोलते हैं हिंदू कि कहते नाले हैं। से गैस बना करके हिंदू चाय बना लेते हिंदुस्तान थे। में फिर हिंदू मैं फिरोज बताऊंगा खान कि पारसी का आपके नेता बेटा। बोलते हैं कि अश्विनी जी मैं देखिए ये बताऊं। डिबेट ना किसी और रुख में जा रही है। डिबेट का मुद्दा अश्विनी जी, डिबेट का मुद्दा फिरोज खान या राहुल गांधी नहीं है, समझने की कोशिश करिए सर। मैं आपको बोलने का मौका बिल्कुल दूंगी। मैं आपको बिल्कुल याद दिलाऊंगा। ये बताएं एक पारसी का पोता जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो गया? मंत्री बना रखा है। अश्विनी जी आप ही की पार्टी कहती है कि आप लोग जातिवाद में भरोसा नहीं रखते, सभी को साथ लेके सभी का विकास करने की बात करते, तो अब आप जातिवाद यहाँ पर क्यों ला रहे हैं सर? राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। देखिए अश्विनी जी, प्रधानमंत्री पारसी है या कौल है? पिछड़ा बताते हैं बताएं। और कहते हैं मैं गर्व से कहता हूँ अरे क्या मैं बातें कर रहे वत्स हैं? गोत्री हूँ, लीजिए। मेरा गोत्र वत्स है, मैं राजपूत का लड़का हूँ। जनगणना हमने लेकिन कराई, राहुल किसी गांधी के कैसे आंकड़े कहते हैं मैं दीजिए। हिंदू हूँ? झूठ मत कब बोलिए। उनका धर्म आपके परिवर्तन नेता हुआ? बोलते हैं। अरे आज का टॉपिक राहुल गांधी की जाति नहीं है सर। अश्विनी जी मैं गुजारिश करूंगी सर, मैंने आपको मौका देखिए इस तरीके से बाकी गेस्ट को भी मुझे मौका देना है, समझिए इस चीज को। इन्होंने खाया मेरा। चलिए तारिक जी हमारे साथ बने हुए। तारिक जी मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए बीएसपी ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। बीएसपी ने कह दिया है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम गठबंधन से अलग अकेले लड़ेंगे। जहां एक तरफ लगातार तमाम विपक्ष का जो गठबंधन था वो कवायद कर रहा था कि बसपा भी साथ में आ जाएगी, अब बसपा ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी कई सारी बयानबाजियां कर दी हैं मायावती जी ने में। और फिर अब 2024 में बीजेपी का पसमंदाओं को और मुसलमानों को साधने की कवायद कैसे देख रहे हैं सर आप? कहीं गठबंधन कमजोर ना पड़ जाए आप लोगों का? देखिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने नारा दिया पीडीए का जी, और ये भी कहा कि हम बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। कोई उनका प्रधानमंत्री है उसको नहीं हटाना बीजेपी को, यही हम गलती करें। तो उस बीजेपी को हटाने की मुहिम में जो लोगों को लगेगा कि हाँ उन शोषित वंचितों को हक दिलाना है वो साथ आएंगे। अब मायावती जी को नहीं लग रहा है तो क्या करें? और मैंने तो हमेशा कहा उनके स्टेप्स हमेशा बीजेपी को बेनिफिट देने वाले रहे जी। 22 के विधानसभा चुनाव में उनके स्टेप बीजेपी को बेनिफिट देने वाले रहे। तो बीएसपी का आप लोगों से अलग होकर लड़ना सर आप लोगों की ही तो मुश्किलें बढ़ाएगा। हाँ तारिक जी? मैम देखिए जनता जब ये निर्णय लेती है जी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सही नहीं है, हमारी जातिगत जनगणना की मांग सही है और दलितों वंचितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण को कम किया जा रहा है, अगर हमने इस बात को समझा लिया जो भी गठबंधन के साथ है लोग, तो उसमें डैमेज कुछ भी नहीं होगा। मायावती जी का लगातार वोट परसेंटेज घटा है, अब 12 बचा है और आप देख लीजिएगा इस विधानसभा चुनाव में भी कुछ बचेगा नहीं। लेकिन सर अगर 2019 की बात करें तो बीएसपी की सीटें आपकी सीटों से ज्यादा थी। बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी और सपा ने 5 सीटें जीती थी, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वोट परसेंटेज कम हो जाएगा? क्या पता कि उनका प्रदर्शन बेहद बेहतरीन हो जाए। एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती अमूमन, हम 111 जीते हैं वो 1 जीते हैं विधानसभा। फिर आप देखिए जब हम सर अलग अलग लड़े। देखिए बीजेपी लगातार नारा दे रही है अब की बार 400 पार, लगातार कार्यकर्ता प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार का खेल खेलेगी। मैं सुन लीजिए बात जी। 546 या 45 सीटें शायद जी। इस बार ये लोग लगभग उसमें से 600 सीटें जीते। क्यों? क्योंकि ये लोग 546 में से 600 सीटें भी जीत सकते हैं। ये तो भाजपा है, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि 46 में 56 सब यादव होते हैं, तो 46 में 56 कैसे होते हैं यही समझा सकते हैं। अब 545 और 44 में कैसे ये 600 जीतेंगे वो भी यही समझा सकते हैं। देखिए मैम ये लोकतंत्र है, जनता निर्णय देती है। मैं याद दिला दूं, अश्वनी जी याद रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी को पहले चुनाव में 3 सीटें,
और भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में 2 सीटें, आप ही की दोनों पार्टियां हैं, वो पेरेंट थी और ये दूसरी पार्टी। उतार चढ़ाव राजनीतिक सफर का हिस्सा है जी। घमंड नहीं आना चाहिए। 70 सालों तक आपने बुरा दौर देखा, कोई एक विधायक नहीं जीतता था, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता। आज अगर परिस्थितियां बदली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में घमंड झलकने लगा है। और लोकतंत्र में जब घमंड आता है तो जनता उठा के पटकती है कि होश में आ जाते हैं। जो सत्ता का नशा है ना, तड़ से उतर जाता है। याद रखे भारतीय जनता। चलिए हमारे साथ बार बार कहता हूँ जी, हमारे साथ फाजिल जी भी बने हुए हैं। फाजिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने 3 मोर्चों को एक्टिव कर दिया है और उसमें प्रमुख मोर्चे हैं जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम और एससी मोर्चे को एक्टिव करती नजर आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि देखिए बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनको लाभ मिल रहा है बीजेपी की योजनाओं का। देखिए, मैं तो आम आदमी हूँ और तारिक भाई इतना अच्छा बोलते हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी को जब कुछ बोल देते हैं तो ये भी नाराज हो जाते हैं। जी। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीडीए गठबंधन है, ठीक है ना, अखिलेश जी ने बनाया है पीडीए गठबंधन जी। इसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। शायद तारिक भाई यही मतलब है ना इसका, पीडीए का। तो इसका मतलब कि आप राजपूत, ब्राह्मण और बनिया को टिकट नहीं देंगे। आज कंफर्म कर दीजिए, इस बार कंफर्म कर दीजिए ना कि आप राजपूत, ब्राह्मण और बनिया को टिकट नहीं देंगे। मुसलमान को देंगे, पिछड़ा को देंगे और दलित को देंगे। बड़ा ही सकुचाते हुए तारिक जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तारिक जी आऊंगे आपके पास जी। देखिए, हम कह रहे थे ना, जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अरे आप जवाब देंगे, वो हम ही दे दे रहे हैं आपका जवाब। हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको हम दुख नहीं देना चाहते। हम लोग तो 1 लाख केस हुआ था ना, 1 लाख लिंचिंग हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। हम लोग तो उसको भी भूल गए, और इसलिए भूल गए कि तब भाजपा हम लोग के साथ नहीं खड़ी जी। इतनी बड़ी घटना हुई, 1 लाख को लिंचिंग हो गई, 1 लाख को मार दिया गया, उनके दोनों बेटों को जेल भेज दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी मानवता के आधार पर हमारे साथ नहीं खड़ी थी, मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी, जबकि ये मुद्दा उठाना चाहिए था उनको। और भारतीय जनता पार्टी असल निशाना कहीं और है, बात पसमंदा की नहीं है। सबसे बड़ा काम जो इन लोगों ने किया है ना मुसलमानों के लिए, जिसकी चर्चा मुसलमानों में बहुत ज्यादा है, और शनि भाई भी जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रही है। अभी कुछ दिन बाद बोलेंगे, 22 तारीख के बाद ये बोलेंगे। बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर बन ही नहीं रहा है। अब मुसलमानों को एक उम्मीद जगाइए कि बाबरी मस्जिद की जमीन हमको दोबारा वापस मिल सकती है। ये बहुत खुशी की बात है। और अगर बीजेपी ने ऐसा कर दिया तो मुसलमान कहाँ इनसे नाराज रहेगा। राम मंदिर तो वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब जब उस जमीन पे मंदिर बन ही नहीं रहा है तो मुसलमानों को तो बहुत उम्मीद हो गई है कि वो जमीन खाली है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अरब के दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं, भारत के मुसलमानों से भी कितना दिन नफरत करेंगे। हो सकता है कि वो जमीन हम लोग को वापस देना चाहते हो, और वो बात नहीं बोल करके कल को अगर दे दे तो मुसलमान तो खुश हो ही जाएगा। तो वो बात नहीं बोल के पसमंदा उसमंदा में उलझा के रखे हैं जी। देखिए, ये हमको भारतीय होने पर बहुत गर्व है, ना हमको हिंदू होने पर गर्व है, ना हमको मुसलमान होने पर। लेकिन फाजिल जी, एक तरफ 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। गर्व से इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि 100 करोड़ हिंदू है तो हमारा कभी सरकार जा नहीं सकता जी। इनको भी कैलकुलेशन फेल है। इस देश में 20 करोड़ हिंदू रहते हैं, 30 करोड़ या 30 करोड़ जो आदिवासी है, 30 करोड़ बुद्धिस्ट है, 15 करोड़ ईसाई है, 15 करोड़ सिख है, 30 करोड़ मुसलमान है, तो 125 करोड़ में कहाँ हिंदू है? हिंदू 20 करोड़ है जी। इसलिए इन सब चीजों पर गर्व। भारत अपने आप में एक भारत जो है ना, ये बहुत बड़ा है और इस पर हमको गर्व होना चाहिए। चलिए, आपने कह दिया कि भारत बहुत बड़ा देश है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे साथ अश्विनी जी भी बने हुए हैं। श्रीवास्तव सुन लीजिए जी। एक श्रीवास्तव हिंदू ना है, कट एमपी है, कट एमएलए है, बता दीजिए। चौरसिया, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनकी परसेंटेज 0% आबादी इस देश के, मतलब 0.1% आबादी। कौन टिकट दे रहा है उनको? अब कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कितनी प्रतिभा, क्या उनके पास, उनकी माँ ने नहीं उसको दूध पिलाया है कि तू भी बेटा एमपी एमएलए बन के देश चला सका?
तो ये जो चल रहा है ना देश के अंदर। ठीक है सर, हमारे साथ अश्विनी जी भी बने हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि मैं अश्विनी जी से भी एक सवाल लूं इसी बीच। अश्विनी जी, देखिए कुछ देर पहले तारिक जी ने एक सवाल उठाया था, आपके और तारिक जी के एक हॉट टॉक हुई, उस दौरान एक सवाल उठा था कि क्या बीजेपी सीएम फेस एक मुसलमान को बनाएगी। हालांकि यही सवाल आपने सपा से किया था, लेकिन मैं यही सवाल आपसे करती हूँ कि क्या बीजेपी भी मौका देगी, क्योंकि पसमानदाओं की बात आप कर रहे हैं, मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या मौका दीजिएगा सीएम फेस बनाने का? नलिनी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र है जी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसको चाहा उसको बना दिया, कि भाई हमारे परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं सर? एक सुन लीजिए नलिनी जी, सुन लीजिए। काउंटर आपका बहुत जल्दी आ जा रहा है मेरे नहीं सर, मेरा तो सभी के समय आ रहा है। चलिए आप बोलिए। जी जी। एक छोटे कार्यकर्ता मोहन यादव जी को जी अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सोचा नहीं था उन्होंने। भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सोचा नहीं था उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेती है। फाजिल भाई ने 2 सवाल उठाए, बड़ा व्यक्तिगत सवाल उठाया। श्रीवास्तव कितने हैं, उनको कितने एमपी एमएलए बनाए। आप बिहार से आते हैं फाजिल भाई, हम ज्यादा नाम नहीं लेंगे, हम 2 लोगों का नाम लेंगे। चिरंजीव चौरसिया को देख लीजिए, कहाँ से है न कि एमएलए आप क्या हैं। और सिन्हा लोग जो वहां पर आते हैं वो भूमिहार नहीं होते हैं सारे, वो लाला भी होते हैं। सतवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने बनाया था, वो नाम लेकर मैं बोलता हूँ। ऐसे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, आपके बगल में रामपुर कारखाना विधानसभा सीट, चौरसिया वहां से एमएलए हैं हमारे। तो ऐसे बहुत नाम हम गिनाने लगेंगे तो खत्म हो जाएगा, हम देते हैं। आपने जो तारिक भाई से कहा पीडीए, ये मैं कई बार तारिक भाई से पूछ चुका हूं और सपा के कई अपने मित्रों से कि भाई इसमें ठाकुर बावन बनिया कहाँ गए। ये पीडीए तो आप बनाते हैं ना, तो ये जो एमवाई का समीकरण लेके चलते हैं जी, वो हमारा एमवाई का समीकरण जो है, मोदी और योगी का समीकरण, वो भारी पड़ गया है इन लोगों के ऊपर। वो एमवाई नहीं रहा, वो एमवाई फैक्टर लगभग जो है उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया। अब इन्होंने अगड़े पीछे और अगड़ों में तीन जातियां ब्राह्मण बनिया और कहाँ गए ठाकुर, कहाँ गए राजपूत, कहाँ गए, इन्होंने उनका ध्यान। जवाब ले लीजिए अश्विनी भाई। जी तारिक जी, बात रखिए अपनी। सीधी सी बात है, देखिए पीडीए का एक मतलब अगड़ा भी है और उसने आदि आजादी भी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना, जोड़ दिया अभी तारिक भाई, सब आ गए उसमें। अब ये और दूसरी बात, ये एमवाई क्या है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये एमवाई वगैरह होता नहीं सर, आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते तारिक जी, इससे आप दरकिनार नहीं कर सकते। सपा हमेशा से एमवाई की राजनीति करती है, मुस्लिम यादव को साधती नजर आई है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं माई एमवाई ये सब मैं समझ नहीं पाता, सीधी चीजें समझता हूँ। सीधी ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार बिल्किस बानो के मामले में माफी मांगेगी? आप भी एक महिला है, मैं इंतजा करता हूं आपसे कि क्या ये माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई है। इमरान के मामले में आप लोगों ने माफी मांगा था, कोई वक्तव्य जारी किया था? पूरा देखिए, नहीं पूरा नहीं, इमरान के मामले में आपने क्या किया था? जवाब सवाल नहीं होता है। नहीं एकदम होता है, जवाब तो दीजिए ना। इमराना, मैंने कहा आपने इमराना को तो हटा दिया, बिल्किस बानो को ले आए आप, इमराना को आप जरा उठा कर ले आइए। और एक को जो आपके नीतीश जी आपके गठबंधन के साथी हैं, वो बहन बताते थे, देश की बेटी बताते थे, उस पर क्या है समाजवादी पार्टी का स्टैंड, जरा वो भी क्लियर कर दीजिए। देखिए ऐसा है ना अश्विनी भाई, ये टेक्निक जो है संबित पात्रा वाली, ये नहीं चाहिए। मैंने पूछा, आप बोले वही सही सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अश्विनी भाई। आप कह दीजिए कि मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, या हम लोग नहीं माफी मांगेंगे, बात खत्म हो गई। और अगर आपने जवाब तो बिल्किस बानो भी पसंद है, मैं तो कह रहा हूँ। इमराना पर जवाब दिया आपने? नहीं दिया, बोलिए ना। अब आप इमराना को ले आए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैं कह रहा हूँ ना, भाईजान की बात हो रही है ना। अरे तो भाईजान कहते हैं कि गलती हो गई, उनकी बहनें रो रही है। बहन नहीं है। और क्या मुसलमान बहन? मैं तो कहता हूँ बनारस की बहन नहीं है। अरे भाई, लड़के कुणाल पांडे, अभिषेक और अक्षर पटेल जेल में है, वो सारे जेल में है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा, महीना तक घुमाते रहे शनि भाई आप लोग। सुप्रीम गायत्री मंत्र अखिलेश जी लेकर पढ़ रहे थे एक बलात्कारी को, और जब एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए। अरे आपने जब दिया एक महीना क्यों लग गया बनारस वाली बेटियों को, उनको उस लड़की को न्याय दिलाने में
1 महीना लग गया आपको। इसके लिए माफी मांग लीजिए कि गलती हो गई। चलिए तारिक जी, आज का मुद्दा ये नहीं है। देखिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम धन्य हो तारिक जी, अश्विनी जी, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं सर। डिबेट का टॉपिक आज ये नहीं। हमारे साथ प्रखर सिंह जी बने हुए। प्रखर सिंह जी, ये जो भाईजान पूरा शब्द निकल कर आया है, 4 साल पहले कभी भी ये शब्द नहीं सुना गया। अब ये भाईजान आ गए हैं। एक तरफ भारत जोड़ो, उसके बाद दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब बीजेपी ने सीधे सीधे भाईजान को ला दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि भाईजान के जरिए बीजेपी सभी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं आपकी जो ये यात्रा है अब विफल हो जाएगी? देखिए, एक ऐसा भाई है जी जो अपनी बहनों के साथ ऐसा होने दे रहा है। बिल्किस बानो में एक ऐसा भाई था जो बिल्किस बानो के साथ ऐसा होना देता है। ये कैसा भाई है जो हमारी गोल्ड मेडल लाई हुई बेटियों के साथ ऐसा होने देता है? ये कैसा भाई है कि बनारस में जब घटना होती है इतने दिनों तक FIR नहीं लिखी जाती है, और पूरा BHU जब सड़क पर आंदोलन करता है तब जाके लिखी जाती है? क्या आपने आप लिख दी थी क्या? ये कैसा भाई है जिसको अपनी बहनों से हमदर्दी नहीं है? जी। ये कैसा भाई है कि आरोप लगने के बाद भी सोनभद्र के विधायक को टिकट दिया जाता है? ये कैसा भाई है जो अभी भी ये नहीं कहता बृजभूषण सिंह को टिकट देगा कि नहीं देगा? बता दे बीजेपी के प्रवक्ता, बृजभूषण सिंह को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्यों आज तक उस पार्टी में वो व्यक्ति खड़े होकर के कहता है कि दबदबा है, रहेगा, और ये लोग दूरदर्शक बन के देखे रहते हैं? जी भाई नहीं, आरोपी राहुल गांधी भी से उनको टिकट दिया था आप लोगों ने। आरोपी किसको दे दिया? किसको दे दिया? राहुल गांधी आरोपी राहुल गांधी पर कौन सा वो है? मैं बता रहा हूँ। अरे क्या आरोप लगा था, टिकट दिया आपने। झूठ मत बोलिए। अरे आप डिबेट में खड़े होकर झूठ मत बोलिए। डिबेट में मैं बता रहा हूँ, आरोप तो सुन लीजिए। प्रखर जी, आरोप तो सुन लीजिए। क्या आरोप लगा रहे वो तो सुन लीजिए। जी, आरोप तो सुन लीजिए भाई। अब फिर वही बात, आपने कहा कि हमने सोनभद्र के विधायक को आरोप लगने के बाद टिकट दे दिया। अगर इतनी अच्छी वो थी तो आपके भ्रष्टाचारी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे, बार बार टिकट दे रहे हैं। नहीं, आरोप लगा था। अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों वापस क्यों ले? कैसे? जमानत पर है, भ्रष्टाचार कोर्ट से जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। आपके कहने का आप लोग को नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। पढ़ लिख के आइए प्रखर भाई, क्यों कांग्रेस की बेइज्जती कराते हैं? थोड़ा जानकारी इकट्ठा करिए, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करिए, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करिए। सुकन्या रेप के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया था, उसके आरोप लगे थे, राहुल गांधी पर आरोप लगे थे, उसका परिवार आज तक गायब है। क्यों टिकट दिया आपने? अपने शब्द वापस। चलिए, आप दोनों से गुजारिश है आप हुए। प्रखर जी, मैं आपसे चाहूंगी, जिस प्रकार से लगातार आप बिल्किस बानो को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आखिर आप लोग बार बार यही मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अश्विनी जी, आप इस मुद्दे पर जवाब भी देते नहीं नजर आए। क्या बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला नहीं है? क्या तमाम मुस्लिम महिलाओं की जब बात होती है तो क्या उनके हक की बात नहीं की जाएगी? क्या मोदी जी उनके भाईजान नहीं है? एकदम है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, हम मान रहे हैं जी। हमने कहीं उसका इनकार, कोर्ट ने फैसला दिया। जो राज्य सरकारों का अधिकार था, राज्य सरकारें करती हैं, कोर्ट जो करता है सुप्रीम फैसला है, उसको न मानने का कोई मतलब ही नहीं है। जी, किसने विरोध किया? जरा बता। मुझे लगता है जिस प्रकार से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था, तारिक जी और प्रखर जी, आपको अब एक क्लैरिटी इस सवाल को लेकर मिल गई होगी। बहरहाल अश्विनी जी, मेरे आपसे एक और सवाल है। लगातार गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री को भेजा है, झूठ बोल रहे हैं। प्रखर जी, आज का डिबेट का टॉपिक कुछ और है। आप लोग बार बार उस मुद्दे को उठा रहे थे, इसलिए मैंने उस पर एक सवाल ले लिया। जी, मुस्लिम बहनों की बात करेंगी तो बिल्किस बानो का मुद्दा क्या अलग है क्या उससे? देखिए अश्विनी जी, पहले भी बीजेपी पे हमेशा से विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि बीजेपी एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और अब आप लोग अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव चले जाते हैं तब मुसलमानों की बात नहीं होती, जब चुनाव आ जाते हैं तो आप लोग इस तरीके के आयोजन करते हैं, तब आप लोग मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। लगातार विपक्ष आपसे बिल्किस बानो पर भी सवाल पूछ रहा है। नलिनी जी, देखिए, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें हर साल कहीं ना कोई चुनाव होता है। तो क्या हिंदुस्तान के विकास का काम रोक दिया जाए? हिंदुस्तान में कोई काम ना हो? जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में 2014 के पहले जितने हमारे हिंदू भाई थे, सनातनी थे, सबको सांप्रदायिक कहा जाता था जी। उसके पहले लाल किले की प्राचीर से कहा जाता था कि पहला मुसलमानों का हक है। तो हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। हमने नारा ही दिया, सबका साथ सबका विकास।
और हम ये इंडिया अलायंस जो है हम कहीं छोड़ेंगे नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। दर्द इन लोगों को ये है कि इधर राम मंदिर, उधर हम भाईजान, ये सब कहीं भी तो जाए। ये शुक्रिया भाईजान सम्मेलन जो है अश्विनी जी, क्या ये जो आप लोगों की एक छवि बनी हुई है जनता के बीच में मुस्लिम विरोधी पार्टी की, क्या आप लोग उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? उसी की कवायद में इस सम्मेलन को किया जा रहा है ये सर? कांग्रेस ने 2014 के पहले बनाया था, मैंने पहले ही कहा जी। भाजपा आ जाएगी तो मार डालेगी, काट डालेगी, मुस्लिम विरोधी है, ये है। आज हमारे मुस्लिम भाई, मैंने कहा ना स्पष्ट रूप से 8% वोट हमको दिया है जी। इतना तो कांग्रेस का वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में, 8% वोट हमको मिला है। तो ये हम सबका साथ और सबका विकास भी कर रहे हैं। हम विकास की भी बात करते हैं और हम राजनीतिक दल है तो हम राजनीति भी करेंगे। ठीक है, तो इसी पर हम प्रखर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कह रहे हैं देखिए कि ये कांग्रेस ने सिर्फ लोगों के दिमाग में डाला था कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, बल्कि बीजेपी की सत्ता में तो मुस्लिम बहुत खुश हैं, अश्विनी जी कहते नजर आ रहे हैं। तारिक जी मैं आऊंगी आपके पास, प्रखर जी से इस सवाल का मैं जवाब ले लूं, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी जी। देखिए, मैं वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। सबसे पहले बिल्किस बानो पर आता हूँ, ठीक है। बिल्किस बानो पर इन्हीं की सरकार ने भेजा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। वो लोग गायब भी हो गए, इनकी सरकार उनको ढूंढ भी नहीं रही है। दूसरी चीज, इनकी सरकार में इनके ही जो सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर दी? तो देखिए, डबल स्टैंडर्ड है इनके। सबका साथ, सबका विकास, खाली बोलने से क्या हो जाता है? सरकार इनकी है, इनके एक मंत्री भी अल्पसंख्यक समाज के, उनका एक लेकिन प्रखर जी उनके काम पटल पर नजर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी चाहे भाईजान सम्मेलन कर रही हो, चाहे अनावरण करा रही हो, हर चीज का पूरा जोर जो है वो पूरी तरीके से एडवर्टाइज कर रही है। आप लोग तो गठबंधन में सीट शेयरिंग पर ही राजी नहीं हो पा रहे हैं सर। अरे मैं बता रहा हूँ, गठबंधन में सीट शेयरिंग हम लोग आपस में तय है, सभी हम साथ में बैठते हैं जी। इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, जो दल है, वो ऑलरेडी या तो किसी सरकार, किसी प्रदेश में सरकार में या मुख्य अपोजिशन दल में। इनकी तरीके नहीं कि किसी का तो विधायक ही नहीं, किसी के पास सांसद ही नहीं। 38 दल के अगर नाम बता दे बीजेपी प्रवक्ता, डिबेट में चुप हो जाऊंगा। 38 नाम बता दे मुझे, खाली नाम 38 गिना दे। ये चलिए, हमारे साथ तारिक जी भी बने हुए हैं। कौन सी सीट शेयरिंग कर दी है इन्होंने? क्या रामविलास पासवान वो चिराग पासवान को बताया कितनी सीट देंगे? इन्होंने क्या बताया उनके चाचा को कितनी सीट देंगे? क्या उन्होंने महाराष्ट्र में जो 2 दल तोड़ के लाए उनको बताया? अरे हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा। महाराष्ट्र में जो संजयों की लड़ाई चल रही हो, चक्कर काट रहे उनको बताया कितनी सीटें देंगे? इन्होंने कौन? इनकी तो मीटिंग भी आज तक नहीं हुई है एनडीए की। अरे हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा, बीजेपी हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा 23 सीट पर हम लड़ेंगे। बोल नहीं पाते हैं। वो संजय जो है ना, महाभारत वाले 2 संजय वहाँ लड़ रहे हैं। काजल जी देखिए, यहाँ तो आपस में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के हक में बीजेपी ने बहुत काम किया है। बहुत काम किया। देखिए, हमसे सवाल है ये। फाजिल जी। अच्छा फाजिल भाई बोलिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जब कांग्रेस सरकार होती है तो कांग्रेस के नेताओं को ही जेल भेजवा देती है। अब देख लीजिए कि 14 से पहले 2 मामला बहुत प्रखर था। एक 2G याद है ना आपको, और एक जीजा जी। और 2G भी बाइज्जत बरी हो गए भाजपा की सरकार में, और जीजा जी को भी क्लीन चिट मिल गया भाजपा की सरकार में। क्लीन चिट रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गया और 2G को बाइज्जत बरी कर दिया। तो राहुल गांधी को जिस तरह से आप घेरना चाह रहे हैं, इसका ये भी आप ही की सरकार में बाइज्जत बरी हो जाएगी। देखिए, आप इस लेवल पर अगर हम राजनीति करने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर कहाँ जा रहा है। कुछ भी हो, एक जनप्रतिनिधि और एक अपराधी और एक मर्डरर, इन सारे नेचर ऑफ क्राइम को समझिए बात को। हमारे ऊपर भी मुकदमे हैं, हम भी जेल जा चुके हैं, ऐसा नहीं है हम तो। लेकिन ये चीज जब हम लोग अपनी चर्चा में लाते हैं जी, जिसने कांग्रेस ने, सुन लीजिए, इंडियन रेलवे किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भारतीय सेना किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भारतीय रेल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पूरे देश के जनपदों में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, सारे थाने किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। 20 लाख कर्मचारियों को भर्ती करके नेटवर्क किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पूरा दूरसंचार, भारतीय टेलीकॉम, ऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम राज्य की बात नहीं कर रहे जी। तो आप किसी को एकदम से ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ नहीं किया। कितना लाख किलोमीटर सड़क जो है बनी देश के अंदर, 56 साल हो रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सोनी भाई, एक मिनट। और कांग्रेस ने 14 से पहले जीएसटी नहीं लेती थी।
समझिए आप बात को। आज हम अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं ना, तो 28,000 रुपया हम जीएसटी देते हैं। अगर 10,000 रुपए की हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो 3,500 रुपया हम जीएसटी देते हैं। 500 रुपए का डीजल भराते हैं तो उसमें 350 रुपए टैक्स देते हैं। सिर्फ 150 रुपए का डीजल लेते हैं, 350 रुपए। इन सब चीजों को चलिए, मैं चाहूंगी कि एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं तारिक जी से ले लूं। तारिक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तारिक जी। बहन देखिए, ऐसा है, आदम गोंडवी का एक शेर है जी। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्यों? 35 या 45% बताया कि मुसलमानों को लाभ मिल गया। यही बात फाजिल भाई ने भी उठाई जी। आबादी 19%, लाभ 35%। कैसे? इसको कैसे आप जस्टिफाई कैसे कराएंगे? आबादी 19% और लाभ ले रहे हैं 35%। अभी आप ही को जवाब देना है। क्या तारीख भाई? आप ही को जवाब देना है। भाई झूठे आंकड़े तब से दे रहे हैं। 19 का 35% नहीं होता है क्या? नहीं, याद करिए, होंगे तो उसमें 18 ही लोग तो आएंगे। 100 में अगर 35% लाभ मुसलमानों को मिल रहा है अश्वनी भाई, मुसलमानों को उनकी आबादी भी तो होनी 35% चाहिए का लाभ मिल रहा है। अश्वनी जी बहुत झूठ बोल रहे हैं आप आज डिबेट पर। अरे प्रखर भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ज्यादा कांग्रेस का नाम कैसे बोल रहे हैं भाई? समझाइए तो। अरे भाई इसको समझाने दीजिए, समझाइए आप लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं उससे दिक्कत होती है। अरे भाई तो थोड़ा अश्वनी भाई को समझाने दीजिए। प्रखर भाई बताइए। हाँ, जब बीच में बोलेंगे प्रखर जी तो नहीं, प्रखर भाई बताने दीजिए भाई, कैसे कैसे। चलिए सुन लेते हैं इनका फिर पता। 19% अगर आबादी है तो कितनी? 25 करोड़ की आबादी आप मानते हैं? नहीं, आपने बताया ही 19%। नहीं, 25 करोड़ आबादी है ना। हाँ, यूपी की जनगणना कराते ही नहीं आप लोग, कैसे पता चलेगा कितनी आबादी? लगभग यही बोलते हैं, जनगणना भी हो जाएगी। हाँ, मान लेते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। देखिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 में कौन सी पार्टी किस पर पड़ेगी भारी। बहरहाल लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।